Good evening, students. Beta, this is your revision video for the chapter Biomolecules. In our previous section, we have completed with your monosaccharides. Okay, now we are going to complete your disaccharides along with polysaccharides. Okay, so let's begin with disaccharides. What are disaccharides, beta? Two monomeric units of monosaccharide combine to form a particular disaccharide. Okay, whenever two different or same monomeric unit combine, okay, और combine कहाँ से होंगी, कौन से वो बॉन्ड से combine होती हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, जब दो मोनोसेक्राइड ज्वाइन होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज योर COC बॉन्ड. ठीक है, कैसे बनता है देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है. एक ग्लूकोज है आपके पास, दूसरा भी ग्लूकोज है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या है, रिड्यूस हो रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Such a reaction is known as dehydration synthesis or condensation reaction, and ultimately it will form alpha 1,4 glycosidic bond. Clear? ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी ग्लूकोज से ग्लूकोज जुड़ता है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, और दोनों ही ग्लूकोज आपने क्या लिए हैं, अल्फा ग्लूकोज लिए. दैट्स वाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर सुक्रोज. सुक्रोज क्या होता है बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है. आपने याद रखना है, वो ऊपर जो हमने पढ़ा है दैट वाज माल्टोज, ये क्या है आपका सुक्रोज. अब वन बाय वन हम करेंगे एग्जाम्पल. यहाँ पे आपका एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, दोनों में से एक क्या माइनस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल माइनस, और अल्टीमेटली क्या बन गया, सुक्रोज. बॉन्ड ध्यान में रखना है और क्या बनता है ये ध्यान में रखना है, यानी कि डाइसैकराइड की मोनोमेरिक यूनिट्स आपको याद रखनी है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा ये भी आपको अच्छे से याद रखना है. क्लियर? ठीक है, तो सुक्रोज इज डाइसैकराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड बॉन्ड इज योर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर बेटा माल्टोज, जो अभी हम पढ़ रहे थे, दैट वाज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लूकोज की दो यूनिट जब जुड़ती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ठीक है, लैक्टोज में क्या होगा बेटा? लैक्टोज इज योर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. बट ध्यान रखना यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, गैलेक्टोज इज योर बीटा गैलेक्टोज. OH ग्रुप चेक करो इसका, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है दैट चेक करो, वो कैसा है आपका, बीटा है. ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोज प्लस अल्फा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं, और लैक्टोज में बॉन्ड कौन सा आएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्लियर? एक आपको बताया था कि सेलोबायोज क्या होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ जब सेलुलोज की डाइजेशन होती है, उसका जब माइक्रोबियल डाइजेशन होता है उस टाइम पे आपकी जो ग्लूकोज की यूनिट बनती हैं, ठीक है, अकर्स ओनली ड्यूरिंग सेलुलोज डाइजेशन ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन. तो वो छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती है, सेलोबायोज बनाती है. जनरली ये डाइसैकराइड होता है, अपने आप नहीं बनता, माइक्रोबियल एक्शन से बनता है. क्लियर? अब हमने रिड्यूसिंग शुगर के बारे में भी पढ़ा था. ऐसे शुगर जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है, वो आसानी से कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, और ऐसी शुगर्स को हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे. आगे बात समझ में. और सच अ प्रॉपर्टी इज यूज टू प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन केस ऑफ योर यूरिन. ग्लूकोयूरिया जो डिजीज होती है, ठीक है, उस केस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं. आगे बात समझ में. नेक्स्ट देखो बेटा, सुक्रोज की जहाँ तक बात है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन अगर माल्टोज और लैक्टोज की बात है तो दीज आर रिड्यूसिंग शुगर. आपने एग्जांपल अच्छे से याद करने हैं. नाउ द ट्राइसैकराइड्स क्या होते हैं? ट्राइसैकराइड्स बेटा, रेफिनोज इज अ कॉमन ट्राइसैकराइड. ठीक है, जो शुगर बीट में होता है, और बनता किससे है, ये आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है. ठीक है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज से बनता है. नेक्स्ट, स्वीटनिंग इंडेक्स आपको पता होना चाहिए. क्या क्या होता है स्वीटनिंग इंडेक्स? स्वीटनिंग इंडेक्स इज योर जस्ट बता रहा है आपको कि कोई पर्टिकुलर शुगर कितनी मीठी है. ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया लेके चलते हैं सुक्रोज से. सुक्रोज इज 100 पॉइंट्स हम देंगे उसको स्वीटनिंग के लिए.
ठीक है। तो अगर इससे कंपेयर करें, सुक्रोज अगर आपका 100 है तो उसके रेस्पेक्ट में बाकी कितने मीठे हैं। माल्टोज आपका सुक्रोज से कम मीठा होता है, दैट इज योर 32 स्वीटनिंग इंडेक्स। लैक्टोज बहुत ही कम होता है 16। ग्लूकोज आपका 70। फ्रक्टोज आपका देखो सबसे ज़्यादा स्वीट है, तो ध्यान रखना फ्रक्टोज इज नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज हमने पहले भी पढ़ा है, ग्रेप शुगर बोलते हैं इसको, तो ध्यान से इसको याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनलिन क्या है बेटा, इट इज़ द स्वीटेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ, लेकिन ध्यान रखना इट इज़ प्रोटीन। इसका स्वीटनिंग इंडेक्स 2 लाख है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक सैक्रीन भी आपका आर्टिफिशियल शुगर है जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स 4 लाख है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो बात थी डाइसेक्राइड की। कुछ क्या होते हैं बेटा, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, यानी कि आपके 3 से लेके, ठीक है, 3 से लेके और 9 तक, 9 भी नहीं 10 तक मोनोमेरिक यूनिट जुड़कर जब कोई पर्टिकुलर सेक्राइड बनाती है तो उसको ओलिगोसेक्राइड कहा जाएगा। जनरली वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, दे आर प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सर्विंग एज नेम प्लेट, ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल का काम कर रही है, नेम प्लेट का काम कर रही है। अब देखो ज़ाइलुलोज, इराइथ्रोज, ये सब क्या है। ज़ाइलुलोज नो न्यूट्रिटिव शुगर होती है और जनरली जो है इसके अंदर कैलोरीज नहीं होती, ठीक है। इराइथ्रोज तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वहाँ पे इस शुगर को यूज़ किया जा सकता है, मीठी होगी लेकिन कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। इराइथ्रोज क्या है, आपका रॉ मटेरियल है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्निन, एंथोसाइनिन, टायरोसिन के बारे में बेटा हम मोनोसेक्राइड्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इरिथ्रोज जो है आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन की शुगर है। ऐसे राइबोज आपकी 5 कार्बन की शुगर है जो बेसिकली एटीपी, एनएडीपी, एनएडी, एफएडी, आरएनए ये सब बना रही है। गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर कहेंगे, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है। And it is also a component of agar-agar cultural medium. Okay. Now, what are polysaccharides, beta? Polysaccharides are large-size complex molecules having high molecular weight. Okay. Whenever more than 10 units of monomeric saccharides join together, they will form polysaccharide. Okay. ना पॉलीसेक्राइड की जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जनरली दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड दे कैन इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, दे कैन इजीली सॉल्युबलाइज इन वाटर। आगे बात समझ में, तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ओके, नॉट स्वीट इन टेस्ट बहुत ही स्वीट नहीं रहेगा, प्लस दे आर नॉट सॉल्युबल। बेटा क्लियर कर लेना इसको, फर्स्ट लाइन में मैंने शायद बाय मिस्टेक बोल दिया कि सॉल्युबल होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर, ओके। नाउ द होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड किसे कहेंगे बेटा, होमो मीन्स सेम, यानी कि आपकी पॉलीसेक्राइड में अगर मोनोमेरिक यूनिट्स क्या हैं, सेम है, तो उसे कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। सेम मोनोमेरिक यूनिट्स फॉर्म्स पॉलीमर। अल्फा डी ग्लूकोज है जैसे आपका, जिसमें आपका स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, ओके। स्टार्च इज प्लांट स्टोर्ड फूड एंड ग्लाइकोजन इज योर एनिमल स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट इज योर बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, जो कि सेलुलोज से बना हुआ है। ऐसी मतलब सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज से सेलुलोज बना हुआ है। ऐसे ही अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बना हुआ है आपका, स्टार्च और ग्लाइकोजन बना हुआ है, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज से क्या बनता है, बहुत सारी बीटा डी ग्लूकोज जब मिलती है तो सेलुलोज बनता है। यही डिफरेंस आपके सेलुलोज में और स्टार्च में, वो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। नेक्स्ट इज योर एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, इससे काइटिन बनेगा। फ्रक्टोज इज मोनोमेरिक यूनिट ऑफ इन्यूलिन। आगे बात समझ में। Next is your heteropolysaccharide. Now heteropolysaccharides are beta whenever different monomeric units combine to form a polysaccharide. Okay, that will be called as your heteropolysaccharide. For example, pectin. Okay, जो सेल वॉल के अंदर मिलता है आपको पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिन इज मेड अप ऑफ ग्लूकोयूरानिक एसिड प्लस गैलेक्टोयूरानिक एसिड, ओके, अल्टरनेटिव यूनिट्स रहती हैं ग्लूकोयूरानिक एसिड की और गैलेक्टोयूरानिक एसिड की। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट पेप्टिडोग्लाइकन, इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन
plus N-acetylmuramic acid. Okay, अगर is also your heteropolysaccharide. जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड की तो बेटा C6H10O5 और आपने सारे को N से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपकी जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं ये मोनोमरिक यूनिट का फॉर्मूला है। आपकी जो मोनोमरिक यूनिट हैं ये कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है, और जितना आपने N की वैल्यू है आप ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ देखो वाटर मॉलिक्यूल आपने रिड्यूस किया है शुगर में से, और कुछ नहीं किया है। तो दिस इज योर heteropolysaccharide. Now on the basis of food types of polysaccharide, यानी कि किस टाइप का जो है फूड इनके अंदर बन रहा है, ठीक है, उस बेस पे हमने पॉलीसेक्राइड को डिवाइड किया है। जैसे कि अगर जो प्रोडक्ट आपका जो पॉलीसेक्राइड है वो स्टोरिंग फूड बना रहा है तो उस टाइप की पॉलीसेक्राइड को क्या कहोगे बेटा, फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। क्लियर, ठीक है। बट इफ इट इज मेकिंग स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ फूड नहीं आएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आना चाहिए था ये, ठीक है, करेक्टेड, it is on the basis of functions. Okay, now it may be a structural polysaccharide if the polysaccharide is synthesized for formation of a structure of a particular substance. Okay, then it is known as structural polysaccharide. Next, mucopolysaccharide. These are mucus-like polysaccharide which have their respective function. Okay, now first one is your food storage polysaccharide. Here you can see two examples. The first one is starch. Starch is your homopolysaccharide and its polymeric unit are alpha D glucose. Okay, they are synthesized during photosynthesis and are end products of photosynthesis. Okay, it consists of two components. The first one is your amylose and second one is your amylopectin. Okay, now what are amylose? बेटा firstly we will discuss about amylose. क्या होते हैं amylose आपके? See, unbranched polysaccharides होते हैं, first thing that you have to remember. Second one is alpha 1,4 linkage रहेगी यहाँ पे. 20 to 30% of starch are amylose. Okay, they have helical structure and each turn have 6 glucose. Okay, and they are attached by alpha 1,4 glycosidic linkage. Near about 200 to 1000 glucose molecule combine to form a single amylose unit. Okay, and the important thing that is it gives a blue black color with iodine solution, amylose part of the starch. Okay, now what are amylopectins? These are beta branched structures present in your starch. Okay, and branching is basically due to alpha 1,6 linkage. Clear? 70 to 80% of starch जो है made up of amylopectin. Basically they are branched structures, so both type of linkages are present, alpha 1,4 linkage plus alpha 1,6 linkage. 2000 to 2,20,000 glucose unit branch जो है branching usually at the interval of about 25 glucose, and it will give you red violet color with iodine solution. अंडरस्टैंड, रेड वॉयलेट कलर देंगे आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, और अमाइलोज ब्लू ब्लैक कलर दे रहा था। जनरली स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है और बेसिकली वो भी किसकी वजह से होता है, आपका अमाइलोज की वजह से होता है। देखो यू कैन सी हेयर स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च. Okay, now if there is no branching, there is linear attachment, then 1,4 glycosidic linkages are present, and if there is branching, then at the point of branching there will be 1,6 glycosidic linkage. That you have to remember. Now glycogen. Okay, glycogen क्या है बेटा? It is stored food in case of animals, so you can call it animal starch, and it is reserved food in case of animal and fungi. Clear? Now they are mainly stored in liver and muscles, and it will give red color with iodine. Remember, if there is starch, it will give blue black color. If there is starch, maybe if there is only amylopectin, then it will give red violet color, and if glycogen is present, then it will give only red color. Understand? So 30,000 ग्लूकोज यूनिट, जनरली 30,000 यूनिट्स जो है कंबाइन होके क्या बना रही हैं बेटा? ग्लाइकोजन बनाती है. पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है. ओके, नाउ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग नियर अबाउट 10 ग्लूकोज यूनिट पे ही आपको ब्रांचिंग मिलेगी. वही सेम अब यहाँ पे भी जब तक लीनियर अरेंजमेंट है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जब आपका
ब्रांचिंग होगी तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा. Okay, and a well-nourished adult, there is about 350 gram of glucose divided equally between liver and muscles. Generally आपके liver में और muscles में equally 350 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, अगर एक अडल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश्ड है. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन्यूलिन. बेटा इन्यूलिन पे क्वेश्चन आता है, अच्छे से कर लेना. इन्यूलिन इज योर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज and it is present in the root of dahlia plant. Okay, now it can't be metabolized in your body and that's why filter out through your kidney. That okay, तो इसी वजह से it is used to measure your glomerular filtration rate. आपका glomerular filtration rate को measure करने में ये help करता है. स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स की जहाँ तक बात है बेटा, सी देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड. द फर्स्ट वन इज काइटिन, द सेकंड वन इज सेलुलोज. तो काइटिन क्या है आपका बेटा, सेल वॉल ऑफ फंजाई में मिलता है और इसकी जो पॉलीमरिक यूनिट है, इट इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड मेड अप ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन along with your chitin is your homopolysaccharide and its monomeric unit are N-acetyl glucosamine. ओके, होमोपॉलीसेक्राइड होती हैं. और यहाँ पे जो लिंकेज होगी बेटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. लिंकेज आपको सभी जगह याद रखनी है और बीटा लिंकेज होने की वजह से इट कान बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. ओके, इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द अर्थ एंड विच वन इज फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कौन सा होगा बेटा, सेलुलोज. ओके, सेलुलोज के बाद काइटिन आता है. हाँ, अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछा हुआ है देन यू विल आंसर रुबिस्को. ठीक है, लेकिन जब तक बायोमोलिक्यूल पूछा है तो यू विल आंसर सेलुलोज. ओके, सेलुलोज देखो, नेक्स्ट इज योर सेलुलोज. मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, वो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल भी बोल सकते हो आप इसे. फाइब्रस होता है और होमोपॉलीसेक्राइड है. ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर और जनरली आपको सेल वॉल के अंदर मिलेगा. अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, ये आपको ध्यान में रखना है. ब्रांचिंग नहीं होगी. ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज से ये जुड़ा हुआ होता है. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ मिलेगी. लगभग 3,000 to 6,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बी प्रेजेंट एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद योर आयोडीन सोल्यूशन. क्लियर? Next one is your mucopolysaccharides. Now what are mucopolysaccharides बेटा? These are slimy substance, चिपचिपे होते हैं, फिसलन वाले होते हैं. ठीक है, और जिसको हम म्यूसिलेज कहेंगे जनरली, और मेड अप विद गैलेक्टोज, मैनोज, यूरोनिक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स. बहुत सारे इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, इसलिए हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आता है ये. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका कॉन्ड्रिन सल्फेट, ठीक है, जो कार्टिलेज में होता है. हाइलुरोनिक एसिड है, कनेक्टर टिश्यूज में होता है. हस्क ऑफ प्लेटेगो ओवेटा, ठीक है, ये सब गोल के अंदर होता है, जो बेसिकली आपको कॉन्स्टिपेशन से रिड ऑफ करने में हेल्प करता है. आगे बात समझ में. लेडी फिंगर के अंदर आप देखते हो जो चिपचिपा सा जो है सब्सटेंस निकलता है, दैट इज म्यूसिलेज. ठीक है, ऐसे ही कैरेटिन सल्फेट में, हिपैरिन में, डर्मेटन फाइसल्फेट के अंदर, हाइलुरोनिक एसिड के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आपके प्रेजेंट रहेंगे. ओके, now what is hemicellulose? Hemicellulose is your mixture of xylose, mannose and galactose and arabinose. These are certain points that are just linked with your competition level exams. Okay, so cellulose के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एंजाइम सेलुलेज जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है, लेकिन इट इज प्रेजेंट ओनली इन माइक्रोब्स, नॉट इन आवर बॉडी. दैट्स व्हाई व्हाटएवर सेलुलोज वी ईट इट विल नेवर डाइजेस्ट. ओके, due to absence of any enzyme to digest बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ध्यान रखना, आपकी बॉडी में बीटा लिंकेज को तोड़ने वाली कोई एंजाइम नहीं होती. ठीक है, इट एक्ट्स अपॉन सेलुलोज एंड कन्वर्टेड इनटू सेलोबायोस बाय पार्शियल डिग्रेडेशन. तो डायग्राम जो आप देख रहे हैं दैट इज योर सेलोबायोस का डायग्राम है. आ गया समझ में? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट इज बेटा योर अमीनो एसिड्स. ओके, अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं बेटा. अमीनो एसिड्स में क्या होता है, बेसिकली ये आपके सब्स्टिट्यूटेड मीथेन रहते हैं. तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव वन अमीनो ग्रुप. सी द डायग्राम. वन अमीनो ग्रुप, identify where amino group is present. It is basic group. Okay, the second one is your acidic group, that is carboxylic group.
अल्फा कार्बन पे आपका एक तो एसिडिक ग्रुप है जिसे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा है, दूसरा आपका बेसिक ग्रुप है दैट इज योर NH2 ग्रुप, ओके, एंड one is your hydrogen and other one is your any alkyl group, variable group. So this is general formula of amino acid. ध्यान से देखो और इसको अच्छे से समझो, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, ओके. Now based on the nature of R group, ध्यान रखना किस बेसिस पे है. There are basically 20 type of amino acids. हालांकि कुछ बुक में आपको 22 टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे बेटा. देखो 20 ह्यूमन बींग्स की बात की है हमने, बाकी आपको बैक्टीरिया के अंदर पायरोलाइसिन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, सेलिनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन, बट दे आर डेरिवेटिव ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई विल नॉट काउंट इट, ओके. सो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. द फर्स्ट वन इज योर ग्लाइसिन. ग्लाइसिन इज द ओनली सिमेट्रिकल अमीनो एसिड. सिमेट्रिकल मीन्स आपके कार्बन के ऊपर क्या होता है बेटा, अगर चारों ग्रुप अलग अलग होते तो हम इसे एसिमेट्रिकल कहते हैं, ओके. तो यहाँ पे क्या है आपका ओनली सिमेट्रिकल अमीनो एसिड क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ठीक है. जो बीच में यहाँ दिखाया है बेटा, यहाँ आपको डायग्राम में एसिमेट्रिकल कार्बन कहा है, यहाँ पे ये क्या आएगा आपका सिमेट्रिकल कार्बन आएगा, ठीक है. इसको करेक्ट कर लो बेटा, ये सिमेट्रिकल कार्बन है और जनरली एक कायरल कार्बन है. कायरल में क्या होता है कि चारों ग्रुप बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्लियर. तो दिस वन इज योर ग्लाइसिन, इट इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्लियर. केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अमीनो एसिड की हैं देखो वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. एक तो कुछ तो होंगी आपके सभी अमीनो एसिड की सेम प्रॉपर्टी, ओके, जो सारी प्रॉपर्टीज वो सेम फॉलो कर रहा है, दैट इज किसकी वजह से होती है बेटा, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से, बिकॉज इट इज कॉमन, these are common groups present in each type of your amino acid, ओके. तो कुछ प्रॉपर्टीज जो सेम है सभी अमीनो एसिड की वो बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी हो गई और वो अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है. बट द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, कोई एक यूनिक प्रॉपर्टी अगर कोई अमीनो एसिड शो कर रहा है तो दैट इज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आर ग्रुप की वजह से हो रही है, क्लियर. आगे बात समझ में. अब देखो सभी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर आयोनाइजेबल, वो आसानी से आयंस की फॉर्मेशन करते हैं. NH2 और COOH ग्रुप जो है उसके वो आयोनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है. तो देखो जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि वो किस टाइप का आयन प्रोड्यूस कर रहा है. इफ यू आर यूजिंग एल्कली मीडियम, so what will happen in case of alkali medium, there will be more presence of OH negative ion, हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे आपके सॉल्यूशन के अंदर, ओके. क्यों, क्योंकि आपने बेस लिया है तो बेस के अंदर उस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज़्यादा है. तो अब आपका जो अमीनो एसिड उस सॉल्यूशन में आप डालोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव चार्ज जो आपका एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में आया ये इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा. तो ये खुद के अंदर से H पॉजिटिव निकालेगा, मतलब आयोनाइज करेगा. और H पॉजिटिव कहाँ से आएंगे बेटा, COOH ग्रुप से आएंगे. सो व्हाट विल हैपन, अमीनो एसिड विल लूज आउट H पॉजिटिव आयंस, ओके, एक्वायर नेगेटिव चार्ज, खुद नेगेटिव चार्ज ले लेंगे और वहाँ से पॉजिटिव रिलीज आउट करेंगे टू बैलेंस दी OH आयंस, चार्ज प्रोड्यूस बाय OH आयन, एंड दे विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ओके. इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम की जहाँ तक बात है तो आपके एनवायरनमेंट में यानी कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक है. और अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो H पॉजिटिव को क्या कर ले, न्यूट्रलाइज करे. लेकिन देखो H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, खुद इस H पॉजिटिव को एक्वायर कर लेता है और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा. तो सॉल्यूशन जो होगा आपका वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है. तो जो अमीनो ग्रुप है दैट विल एक्वायर H पॉजिटिव चार्ज और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, clear. So it have both ability either to acquire H positive charge, okay, on the amino group, and it can easily lose out H positive charge from carboxyl group, okay. Now at a particular pH,
एक रेस्पेक्टिव पीएच के ऊपर जो प्रोटॉन है कार्बोक्सिल ग्रुप से, दे आर ट्रांसफर टू द अमीनो ग्रुप ऑफ द सेम अमीनो एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है बेटा, एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसपे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, ओके। उस पर्टिकुलर कंपाउंड, उस पर्टिकुलर आयन को हम ज्विटर आयन कहेंगे, क्लियर, ठीक है। और जिस पीएच पे ये होता है उसको ज्विटर आयनिक फॉर्म कहा जाता है। ये देखो आप जो देख रहे हो फिगर के अंदर, यहाँ पे COO नेगेटिव, यहाँ का H पॉजिटिव कहाँ चला गया बेटा, NH2 ग्रुप के ऊपर चला गया और NH2 आपका NH3 पॉजिटिव बन गया। और ये जो फॉर्म आप देख रहे हो दैट इज ज्विटर आयनिक फॉर्म। कैसे बनी है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो दीज आर सर्टेन बेसिक्स ऑफ योर अमीनो एसिड्स। अब देखो अमीनो एसिड्स में प्रोटीन जब बनेंगे तो ऑब्वियसली आपके अमीनो एसिड से बनेंगे। तो एक टेबल मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ये टेबल आपने याद कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक बिहेवियर शो करने वाले अमीनो एसिड यहाँ पे आपको याद करने हैं 1 2 3 4 5 9 होने चाहिए हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ एरोमेटिक है, नॉन पोलर में एरोमेटिक, और कुछ क्या है आपके एल्काइल है। एरोमेटिक में आपने फिनाइलएलेनिन ट्रिप्टोफन याद रखना है। एल्काइल में आपको गैवलिम्प नाम का एक वर्ड है गैवलिम्प, वो याद कर सकते हो, अदरवाइज पूरे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। करेंगे कैटेगराइजेशन इनका रिवीजन में, ठीक है। कल हमारा अमीनो एसिड कंप्लीट हो जाएगा, कल के पार्ट में आपको कोशिश करूंगे कि अमीनो एसिड के साथ साथ फैट्स भी कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। इसके बाद बस आपका एक तो न्यूक्लिक एसिड बचेगा बेटा और एक एंजाइम्स का टॉपिक बचेगा, ठीक है। वो आप खुद से कर लेना, कल कोशिश करेंगे। और अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको उसकी भी वीडियो वैसे ही भेज दूंगी रिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप कर लो, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा, अमीनो एसिड्स कंप्लीट करेंगे और लिपिड्स वाला जो पोर्शन है वो भी यहीं कंप्लीट कर लेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।